बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो जो आप लोगों ने चैप्टर नंबर 5 जो है वो रेडियस कैलकुलेशन उसकी पढ़ ली थी। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो हमारे चैप्टर नंबर 4 के रिमेनिंग टॉपिक्स से जो बिफोर वेकेशंस कॉलेज में रह गए थे। तो इन टॉपिक्स को आज हम स्टार्ट करते हैं और टॉपिक जो आज हम स्टडी करेंगे दैट इज मेटालिक सॉलिड्स और उनसे रिलेटेड थ्योरीज। Later on, you will study about the structure of metals, and at the last, you will study about determination of Avogadro's number. So let's start our topic. तो बच्चों मेटालिक सॉलिड से रिलेटेड डिफरेंट तरह की थेरीज थी, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट वन थेरीज थी दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रॉन पूल, या इसको हम नाम देते थे इलेक्ट्रॉन गैस थेरी का। ये थ्योरी बच्चों सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने प्रेजेंट की उनका नेम था ड्रूड, और लेटर ऑन इसको आगे एक्सटेंड किया, यानी इसको आगे फर्दर फैलाया। उसमें फर्दर काम जो जिस साइंटिस्ट ने किया उनका नेम था लॉरेन, और इन दोनों साइंटिस्ट ने ये काम 1923 में किया। तो ओवरऑल इस थ्योरी को हम इलेक्ट्रॉन पूल या इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी कहते हैं। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम इसको इलेक्ट्रॉन पूल, पूल का मीन होता है बच्चों तालाब के जो मेटल्स हैं, इन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग मेटल्स में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं दीज आर बेसिकली दियर न्यूक्लियाई। और आपने पढ़ा हुआ है कि हर एटम के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ ड्यूड एंड लॉरेन, इनका ये कहना था कि जो एटम्स हैं उनमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल क्या करते हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉनों को लूज कर देते हैं। फर्स्ट के जैसे ये एक एटम है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। सेकंड वन ये एटम है, तो इसके न्यूक्लियाई ने अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर दिया। तो इससे क्या पता चला कि इन तमाम एटम्स ने अपने इलेक्ट्रॉनों को लूज कर दिया। तो अब इन इलेक्ट्रॉनों को लूज करके ऐसा नहीं है कि ये इनके अंदर से एस्केप हो गए हैं, बल्कि ये रहते इसके अंदर ही है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये एक इलेक्ट्रॉन इसका स्पेसिफिक हो। ये इलेक्ट्रॉन घूमता फिरता मूव करता हुआ मे बी इस एटम के पास चला जाए, या इसका इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ इसके पास चला जाए। तो इससे क्या पता चला कि इलेक्ट्रॉनों का एक पूल बन जाता है, इलेक्ट्रॉनों का एक तालाब बन जाता है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इसमें क्या चीज प्लॉट करी है, ये आपके पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो कि बेसिकली आपके न्यूक्लियाई हैं। तो इन पॉजिटिवली चार्ज जो आइंस हैं ये क्या करते हैं, ये अपनी पोजीशन को मेंटेन रखते हैं। यानी जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं ये अपना डिस्टेंस चेंज नहीं करते, ये फिक्स होते हैं। सिर्फ इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं जो मोबाइल होते हैं, जो हरकत करते रहते हैं। इनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स का भी नाम देते हैं। तो ये जो इस पूरे कंसेप्ट से हमें किस चीज का आइडिया हुआ कि जो हर एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है जो उसके आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होंगे। याद रखिएगा ये बात हम सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनों की कर रहे हैं। तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन जो वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर प्रेजेंट हो। तो जो आउटर मोस्ट शेल के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसी भी एक एटम के साथ अटैच नहीं है। जैसे अभी आपको बताया कि ये इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ यहाँ आ जाए, इधर आ जाए, या मे बी इधर चला जाए, इधर चला जाए। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो उन्होंने अपनी पोजीशन को एक जगह पे फिक्स नहीं रखा हुआ। तो इसमें आपने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनका क्या बन चुका है, एक पूल बन चुका है जो एक क्रिस्टल से दूसरे क्रिस्टल तक जो है वो मूव कर रहा है। तो वो फोर्स या वो ताकत जो कि इन पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई को या केटाइन्स को बाइंड रखती है इन मोबाइल इलेक्ट्रॉनों के साथ, और ये जितने स्फीयर के अंदर जितनी इसका इन्फ्लुएंस होगा जिसे एक पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर, उसको हम क्या नाम देंगे, मेटेलिक बॉन्ड का। तो बच्चों ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉन पूल और व्हाट इज इलेक्ट्रॉन पूल गैस थ्योरी। तो इलेक्ट्रॉन पूल इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी में आपने डायग्राम और इसकी जो सारी स्टेटमेंट है जो भी आपको बयान की वो आपने सारी लिखनी है। तो आपने यही बताना है कि जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो किसी एक पर्टिकुलर एटम के साथ बाइंडेड नहीं है, बल्कि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। और इस तरह से इलेक्ट्रॉनों का एक पूल बन जाता है जिसको हम इलेक्ट्रॉन पूल या इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी का नाम देते हैं। और फिर आपने लेटर ऑन की फोर्स के बारे में बताना है कि वो फोर्स जो कि बाइंड रखती है इन पॉजिटिवली चार्ज केटाइन को इनके बैलेंस मूविंग इलेक्ट्रॉन्स के साथ, वो फोर्स इनकी क्या कहलाएगी, मेटेलिक बॉन्ड। इसके बाद बच्चों पहला आपने कंसेप्ट पढ़ा इलेक्ट्रॉन पूल इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी का। लेटर ऑन जो सेकंड थ्योरी थी दैट इज नोन एज द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और ये थ्योरी जो है जिस साइंटिस्ट ने प्रेजेंट की इनका नेम था एल पॉलिंग। और इनके अकॉर्डिंग क्या था कि फर्ज किया कि अगर दो एटम के दरमियान में बॉन्ड बन रहा है तो वो बॉन्ड इन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये बॉन्ड्स के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर को एक्सप्लेन करती है। याद रखिएगा कि जो भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ये हमेशा जितने भी
बॉन्ड्स होते हैं उनमें कोवेलेंट नेचर को इनकी एक्सप्लेन करती है। सेकंड चीज इसने ये कहा कि कोवेलेंट बॉन्ड यानी ये जो बॉन्ड बन रहे हैं, ये जो आपको यहाँ ग्रे लाइन से नजर आ रहा है, ये जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं दे आर लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड का मीन होता है कि बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड इस साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग स्टेशनरी थे, यानी वो मूव नहीं करते थे। लेकिन जब एक्चुअल में क्या होता है कि मेटल्स की अगर आप बात करते हैं तो मेटल्स के एटम में जो बॉन्डिंग होती है वो डी लोकलाइज होती है, जैसे अभी आपने इलेक्ट्रॉन पूल और इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी के अंदर पढ़ा। इसके बाद बच्चों जी थर्ड वन थ्योरी थी, दैट इज नोन एज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और इसका सेकंड नाम जो है वो बैंड थ्योरी भी कहा जाता है। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो किस तरह से मेटल्स की, मेटेलिक सॉलिड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करती थी। तो फर्स्ट करें बच्चों, यहाँ पे आपके पास दो एटम्स हैं, फर्स्ट क्या, एक यहाँ हाइड्रोजन का एटम है और एक यहाँ हाइड्रोजन का एटम है। तो हम जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है इसका कंसेप्ट ये ऐसे होता है, ये आप बच्चों वैसे डिटेल में चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप सिर्फ इतना याद रखें कि दो एटम्स के अंदर फर्स्ट क्या, ये एक अलग एटम है, ये एक अलग एटम है, ठीक है। इस एटम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसको हम कहते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, दूसरे एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को भी हम क्या कहते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल। इस तरीके का जो इंपॉर्टेंट वन पॉस्टुलेट है कि ये दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप करके ये एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे में मिक्सअप होते हैं, और मिक्सअप होकर एटॉमिक ऑर्बिटल क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जैसे आपने सिंपल पढ़ा था कि दो एटम्स जब मिलते हैं तो उनसे मॉलिक्यूल्स बनते हैं। इन द सेम वे जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं तो उनसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऊपर और नीचे दो तरह से फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो अब अगर इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है बच्चों के, इसके अकॉर्डिंग ये एज्यूम किया जाता है, ये फर्ज किया जाता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दे आर इन कंप्लीटली लोकलाइज इन कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स। अच्छा, अब यहाँ पर इस बात को बच्चों मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको व्हाइट बोर्ड पे, ताकि आपको समझ आए। तो अभी हम जैसे कि बात कर रहे थे कि हमारे पास क्या होता है बच्चों के, फर्ज किया कि हमारे पास एक ये एटम का ऑर्बिटल है, इसी तरह एक और हमारे पास एटम है जिसका ये ऑर्बिटल है, ठीक है। अब इसके अंदर भी एक इसके भी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इसी तरह इसके भी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो अगर हम ये फर्ज करें कि ये हमारे पास एक हाइड्रोजन का एटम है, ठीक है, और हाइड्रोजन के एटम के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जिसको हम 1s कहते हैं। इसी तरह ये भी एक और हाइड्रोजन का एटम है जिसके वैलेंस शेल के अंदर 1s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि इसका एटॉमिक ऑर्बिटल ये हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इसके हाइड्रोजन के अंदर भी बच्चों एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसके अंदर भी एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब क्या होता है कि ये जो दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल है ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं, और ओवरलैप करके ये जो है वो क्या बना रहे होते हैं, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं। तो यहाँ देखें, पहले मैं आपको ये लिख के बताती हूँ कि हमने क्या कहा कि ये हमारे पास वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है, किसका है जी, ये हाइड्रोजन एटम का है, और ये क्या बना रहे हैं, ये इसके बना रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। तो इसी तरह यही सेम चीज जो है आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि जो इन्होंने, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है और इस साइड पर भी बच्चों क्या है, हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल है। अब इन एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में वो क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल है ये आपके भी इनकम्प्लीटली फिल्ड है, और ये हमेशा क्या होते हैं, लोकलाइज्ड। लोकलाइज का मीन क्या है कि ये हमेशा अपनी जगह को फिक्स रखते हैं, ये मूव नहीं कर सकते। अब इसके बाद आपने लेटर ऑन क्या पढ़ा था कि यहाँ पे इनकी ओवरलैपिंग से आपको क्या मिलते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिल जाते हैं। अब ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं इनसे फिर क्या बनते हैं, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कंप्लीटली फिल्ड हो जाते हैं, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इनसे क्या बना बच्चों, इनकी ओवरलैपिंग से क्या बनते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होती है। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमेशा क्या होते हैं, मोस्टली ये कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। तो जो ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड हो, जो ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होते हैं वो क्या होते हैं, ये अपनी पोजीशन को यहाँ देखें अगर आप
तो बच्चों हम यहाँ पे क्या बात कर रहे थे कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये आपके कम्प्लीटली फील्ड है। और जो यहाँ पे मेरी छोटी सी गलती हुई है बच्चों, वो हम मैं इसको करेक्शन करवा देती हूँ आपको, कि जो कम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल होते हैं ये हमेशा लोकलाइज्ड होते हैं। ठीक है, जो कम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल होते हैं ये लोकलाइज्ड होते हैं, और वो एटॉमिक ऑर्बिटल जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, जो इनकम्प्लीटली फील्ड होते हैं, ये हमेशा क्या होते हैं, डी लोकलाइज्ड होते हैं। डी लोकलाइज का मीन क्या होता है कि इनके इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पास मेन इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की एक छोटी सी स्टेटमेंट है, जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई से दो एटम प्रेजेंट है तो ये दो एटम के इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर सकते हैं। ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। इट मीन इस एक हाइड्रोजन का जो एटम होगा उसके एक सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम एटॉमिक ऑर्बिटल कहेंगे, दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को भी हम एटॉमिक ऑर्बिटल कहेंगे। क्योंकि अभी ये इनकम्प्लीटली फिल्ड है, ये मुकम्मल तौर पर फिल नहीं हुए। अब कैसे पता चलेगा कि ये कम्प्लीटली फिल्ड है या इनकम्प्लीटली फिल्ड है? तो बच्चों याद रखिएगा, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अगर दो आ जाए तो इट मीन वो कम्प्लीटली फिल्ड है, और अगर दो ना हो, एक हो, तो उसको हम कहते हैं कि वो इनकम्प्लीटली फिल्ड है। तो जो इनकम्प्लीटली फिल्ड होते हैं वो हमेशा मूव कर सकते हैं, लेकिन जो फिल्ड हो जाते हैं उनकी पोजीशन जो है वो फिक्स हो जाती है, वो मूवमेंट नहीं कर सकते। तो ये बच्चों हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का जो था वो हमारे पास इसका बेसिक थीम था। तो अब यहाँ तक तो हमने देख लिया कि किस तरह से ये थ्योरी अपना वर्क करती है। तो इसमें आपको क्या बता रहे हैं कि वो एटॉमिक ऑर्बिटल जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये एटॉमिक ऑर्बिटल थे जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे, ओवरलैप करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, जो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपके क्या होंगे, फिक्स होंगे, यानी इनकी पोजीशन की मूवमेंट नहीं होगी। लेकिन इनके अंदर जिनमें अभी ये इनकम्प्लीटली फील्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ये क्या कर सकते हैं, मूवमेंट शो कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास इस थ्योरी को अगर हम फर्दर देखें तो कहते हैं ये डी लोकलाइज्ड ऑर्बिटल्स, यानी जो आपके पास वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन थे, अगर आप ये तो बच्चों आपने ये डायग्राम पढ़ी ना एक सिंगल एटम के लिए, लेकिन अगर आप ये पूरे होल मॉलिक्यूल के लिए स्टडी करें, जैसे अगर आप कॉपर मेटल ले लें और इसके होल मॉलिक्यूल के लिए स्टडी करें, और इनके लिए एटॉमिक ऑर्बिटल, इनके लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इस पूरे स्ट्रक्चर के लिए ड्रा करके देखें, तो कहते हैं इनके अंदर आपको ये क्लोजली स्पेस स्टेट्स मिलना शुरू हो जाती हैं। पहले देखें ये आपने एक का बनाया, फिर अगर A3 A4 क्या है, ये इनके अंदर डिफरेंट अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन्स की। तो इस तरह से आपको ये एनर्जी के छोटे छोटे बैंड मिल जाते हैं। तो अगर आप इस ओवरऑल होल क्रिस्टल लेटेस को स्टडी करेंगे तो आपको ये छोटे छोटे एनर्जी के क्या मिलते हैं, क्लोजली स्पेस एनर्जी के बैंड्स मिलते हैं। इसी वजह से हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को सेकंड क्या नेम देते हैं, बैंड थ्योरी का भी नेम देते हैं। और ये बैंड थ्योरी फिर ओवरऑल इन मेटालिक सॉलिड्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज को डिटरमिन करती है। तो बच्चों यहाँ तक आपका टॉपिक था, जो रह गया था वो आपका मैंने कंप्लीट करवा दिया है। अब आपका लास्ट वन टॉपिक आता है, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेटल। तो मेटल्स के स्ट्रक्चर को हम स्टडी करते हैं। तो मेटल के स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या बात करते हैं कि अगर आप इन मेटल्स में देखें तो मेटल्स में बेसिक क्या होता है कि ये डिफरेंट तरह के एटम्स है, जिनकी आपने होल अरेंजमेंट क्रिस्टल लेटेस्ट में पढ़ी थी कि हर एटम अपनी पोजीशन को फिक्स करता है, और इनकी डेफिनेट पैटर्न के अंदर क्या होती है, एक अपनी अरेंजमेंट होती है। अब इनके अंदर जो है वो हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं, दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे आर प्रेजेंट होते हैं। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ये इस पूरे क्रिस्टल लेटेस्ट के अंदर मूव कर रहे होते हैं। तो इट मीन इन मेटल्स के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो फिक्स नहीं है, बल्कि इन मेटल्स के इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, ये मूवमेंट शो कर रहे हैं। और इससे क्या पता चलता है कि जो मेटल्स हैं दे आर मे बी पॉजिटिवली चार्ज पेयर है आइडेंटिकल रेडियाई के, जो कि फिल हुए में स्पेस में एज कंप्लीटली एज पॉसिबल। तो बच्चों ये तो हमने पीछे वाले कंसेप्ट से ही रिलेटेड पढ़ा था। अब हम इस पूरी बात को आपको समझाते हैं मेटल्स के स्ट्रक्चर को एक बॉल के साथ, कि चूंकि मेटल्स की पोजीशन फिक्स है और मेटल एक स्पेस में अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, तो इस बात को आपकी बुक वालों ने अंडरस्टैंड करवाने के लिए आपको हॉट बॉल्स की एग्जांपल दी। और उन्होंने कहा कि हम एक बॉक्स लेते हैं जिसके अंदर हम 12 बॉल्स जो है वो फिल कर लेते हैं। तो 12 बॉल्स जो है वो आप देखें वो इस तरह से इस पैटर्न के अंदर बच्चों क्या होंगी, अरेंज हो जाएंगी। अब क्या होगा कि जैसे ही आप इन 12 बॉल्स में से अगर कोई सी एक बॉल निकाल दें और इस पूरे बॉल को अच्छी तरह हिलाएं, शेक करें, तो शेक करने के बाद बच्चों इनकी ये अरेंजमेंट आ जाएगी, और ये इनकी नेचुरल टेंडेंसी है
कि हर बॉल अपने आप को स्टेबल करने के लिए ज्यादा क्लोजली पैक हो जाएगी। और ये इन बॉल की क्या बताया कि नेचुरल टेंडेंसी है कि वो हिलाने के बाद, बॉल को शेक करने के बाद और एक बॉल कम करने के बाद वो अपने आप को मैक्सिमम अपनी स्पेस को कम करने की कोशिश करेंगी। तो इसके बाद बच्चों अगर हम फर्दर देखें तो हम ये कहते हैं कि अगर इन पूरे बॉल में से अगर आप कोई सी 3 बॉल ले लें, जैसे फर्स्ट किया ये एक बॉल है, ये सेकंड बॉल है, ये थर्ड बॉल है, और इनके दरमियान में आप देखते हैं एक छोटी सी कैविटी है जिसके जरिए आप ये पिंक कलर की कैविटी को फर्दर देख सकते हैं। तो इस स्पेस को खत्म करने के लिए अगर हम इसके ऊपर एक और लेयर चढ़ा दें और एक और बॉल इसके ऊपर हम प्लेस करते हैं लाइक इन दिस फॉर्म, कि आपने उस कैविटी को खत्म करने के लिए एक और लेयर जो है वो रखी, तो कहते हैं ये जो इस तरह की अरेंजमेंट बनती है बच्चों, इस अरेंजमेंट को हम किसका नाम देते हैं, दैट इज नोन एज द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। टेट्राहेड्रल का मतलब होता है कि जिसके 4 कॉर्नर्स हो, और ये वो अरेंजमेंट है जैसे एक अपवर्ड और 3 इस तरह, यानी ये अगर अपवर्ड है तो 3 पीछे हैं, तो ये आपकी टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट को प्रेजेंट करती होती है। इसके बाद बच्चों अगर हम आगे देखें तो हम ये कहते हैं कि जो आपकी फोर्थ बॉल है, यानी ये आपकी पहली 3 थी और ये आपकी फोर्थ बॉल है। अब यहाँ पे बच्चों कुछ वर्ड है, इसको आपने क्लियर करना है, ठीक है। एक वर्ड आएगा डिप्रेशन, और एक वर्ड आएगा इंटरस्टिसिस, तीसरा वर्ड आएगा क्रिविसिस, फोर्थ वन आएगा वॉइड्स। इन चारों का एक ही मीन है। इन चारों का क्या मतलब है जी, खाली जगह। कौन सी खाली जगह, जो कि आपकी फर्स्ट लेयर के, ये आपके बच्चों फर्स्ट लेयर की बॉल्स हैं, ये भी पहले क्लियर कर ले। ये जो ग्रेइश कलर की हैं ये आपकी सारी पहली लेयर की बॉल है, जिनमें से आप ग्राउंड को सी कर सकते हैं। ग्राउंड आपको नजर आ रहा है। तो इसके अंदर हमने क्या कहा कि जैसे ही आप इसके ऊपर फोर्थ बॉल रखते हैं तो ये क्या करता है, ये किसको फोर्थ बॉल कवर कर रही है, जिसके अंदर से आप ग्राउंड को देख रहे थे, ठीक है। तो ये जो ग्राउंड आपको नजर आ रहा था, उस ग्राउंड की जो कैविटी है, जो स्पेस है, जो खाली जगह है, उसको हम डिप्रेशन भी कहते हैं। और ये डिप्रेशन क्यों क्रिएट हुआ, क्योंकि फर्स्ट 3 लेयर मैक्सिमम जितना मर्जी क्लोज कर लें, उसमें से लाजमी बात है आपको स्पेस नजर आएगी, और वो स्पेस आपकी डिप्रेशन, इंटरस्टिसेस, क्रेविसेस या वॉइड, इन चारों का एक ही नाम है, एक ही मीनिंग है। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि क्रिस्टल लेटर्स हम कैसे डिवेल्प कर रहे हैं, कि जो फोर्थ लेयर आपने इंसर्ट की थी वो किस स्पेस, किस में इंसर्ट की थी, कि वो स्पेस, वो खाली जगह जो कि क्रिएट की थी इन पहली 3 बॉल्स ने। इन पहली 3 बॉल्स ने जो खाली जगह क्रिएट की थी, इसको कवर करने के लिए हमने इसके ऊपर फोर्थ वन बॉल रखी थी, जिससे हमें टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की जो अरेंजमेंट है वो हासिल हो गई थी, ठीक है। तो कहते हैं ये जो हमने फोर्थ वन बॉल थी ये बेसिकली किस जगह पर रखी थी, उस स्पेस के ऊपर जो कि पहली 3 लेयर ने क्रिएट की थी। अब बच्चों इस डायग्राम को आप लोगों ने बड़े ध्यान से देखना है, कि ये जो ब्लैक कलर है बच्चों, ये ब्लैक कलर जो है ये आपके पास फर्स्ट लेयर है, जो ब्लू कलर है ये आपके पास सेकंड लेयर है। तो अब यहाँ पे इन्होंने ए और बी को मार्क किया है, ठीक है। तो ये जो सेकंड लेयर थी जो कि ब्लू कलर की थी, ये किस तरह से हमने अरेंज की, कि हमने फर्स्ट लेयर के अंदर जितनी स्पेस आ रही थी उनको खत्म करने के लिए हमने इसके ऊपर सेकंड लेयर की भी बॉल फिट कर दी। जैसे ही वो कहते हैं आपने सेकंड लेयर की बॉल इसके अंदर फिट की है, तो इसमें अभी भी आपको 2 कैविटीज नजर आ रही होंगी। पहली कैविटी है जी बी, बी से बच्चों आपको देखें ये व्हाइट कलर का ग्राउंड नजर आ रहा है। और ए क्या है, ए से आपको फर्स्ट लेयर की बॉल नजर आ रही है। इट मीन अब हमारे पास 2 तरह के डिप्रेशन आ गए हैं, जिनमें एक डिप्रेशन को हमने ए का नाम दिया और एक डिप्रेशन को हमने बी का नाम दिया, ठीक है। कि ये आपके पास लेयर थी सेकंड बॉल की, ये आपके पास लेयर थी फर्स्ट बॉल की। तो ए और बी डिप्रेशन से हमें क्या नजर आ रहा है, कि बी डिप्रेशन से हम क्या देख सकते हैं, ग्राउंड। ग्राउंड क्या है जी, ये व्हाइट कलर की स्पेस है जिसको आपने ग्राउंड का नाम दिया। कि अगर आप इन सारी बॉल्स को रखें फर्श के ऊपर और इस तरह से अरेंज करें, और इसी तरह उसके ऊपर सेकंड लेयर की अरेंजमेंट भी आप कर दें जो इक्वली साइज की बॉल्स होनी चाहिए, तो आपको क्या होगा कि 2 तरह के डिप्रेशन मिलेंगे, जिनमें एक डिप्रेशन ए और सेकंड डिप्रेशन बी होगा। ए डिप्रेशन से आपको क्या नजर आएगा, लेयर ऑफ फर्स्ट बॉल, और बी डिप्रेशन से आपको क्या नजर आएगा, दैट इज योर ग्राउंड। इट मीन अब हमारे पास बच्चों 2 तरह की टेंडेंसीज अराइज हो जाती हैं। और इन 2 तरह की टेंडेंसीज में आपको क्या नजर आया था, कि आप यहाँ से एक मिनट स्टूडेंट, मैं आपको ये बात जो है इससे समझाती हूँ, जो कि आपके पास चूंकि ये मेरे लिए उस पर बनाना जरा पॉसिबल नहीं है, तो ये जो डायग्राम है मैं आपको पेंट में जाके समझाती हूँ।
कि आपने अब क्या देखा कि आपको दो तरह की बच्चों लेयर नजर आई, ठीक है। ए डिप्रेशन से आपने क्या देखा, लेयर ऑफ फर्स्ट बॉल। बी डिप्रेशन से आपने क्या देखा, अपना ग्राउंड। अब वो कहते हैं कि हमारे पास एक और तरह की भी टेंडेंसी अराइज हो जाती है, और वो टेंडेंसी क्या है कि अब हमारे पास बच्चों एक पॉसिबिलिटी क्या होगी कि अगर आप किसको कवर करें, अगर आप इस बी जो एड है, ए वाली जो स्पेसिस है, इसको आप खत्म करना चाह रहे हैं, अगर आप थर्ड लेयर की बॉल इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे, तो ये देखें ये थर्ड लेयर की बॉल एग्जैक्टली किसके ऊपर आ रही है, आपकी फर्स्ट लेयर की बॉल पे। ये देखें ये जो ब्लैक कलर की ए वाली लेयर है, ए डिप्रेशन है, ए डिप्रेशन को हम खत्म करना चाह रहे हैं, तो ए डिप्रेशन एग्जैक्टली आपका किसके ऊपर आता है, दैट इज योर फर्स्ट लेयर, ठीक है। तो इससे क्या पता चला कि अगर आप ये जो आपके पास स्पेसिस क्रिएट हो रही है, इनको अगर आप करने की कोशिश करेंगे, तो एक टेंडेंसी हमारे पास क्या है कि एग्जैक्टली अगर आप ए डिप्रेशन के ऊपर एक और थर्ड लेयर की बॉल्स को अरेंज करते हैं, तो थर्ड लेयर की बॉल जब आप रखते हैं तो वो एग्जैक्टली फर्स्ट लेयर की बॉल्स के ऊपर आ जाती हैं, और फिर इस तरह की डिप्रेशन को हम कहते हैं 1-to-1 अरेंजमेंट। 1-to-1 क्यों कह रहे हैं कि पहली लेयर आती है, फिर दूसरी लेयर आती है, और जब आपने तीसरी लेयर रखी तो तीसरी लेयर एग्जैक्टली फर्स्ट लेयर से मिलती है, तो इसलिए हम इसको 1-to-1, इसको हम ए बी ए अरेंजमेंट का भी नाम दे देते हैं, ठीक है। एक तो हमारे पास बच्चों ये आती है। सेकंड हम इसको रेस करते हैं, और उसके बाद अब हम बी डिप्रेशन को कवर करते हैं। बी डिप्रेशन क्या था, जो कि आपके पास फर्स्ट लेयर की बॉल्स थी, और अब हम चाह रहे हैं कि ये मुकम्मल तौर पर बी डिप्रेशन हमारा खत्म हो जाए, तो यहाँ देखें ये एग्जैक्टली इस तरह से आएगा। इसी तरह जब आप इसके ऊपर रखेंगे तो ये आपके पास इस तरह से आएगा। तो ये वाली जरा बॉल मेरे से सही नहीं बनी थी, तो ये देखें ये इस तरह से आएगा। इसी तरह ये आपके पास इस तरह से आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखें कि ये जो अब आप थर्ड लेयर की बॉल जो बी डिप्रेशन के ऊपर रख रहे हैं, ये बी डिप्रेशन के ऊपर रखने से ये ना पहली लेयर से मिलती है ना सेकंड लेयर से मिलती है। इट मीन ये ओवरऑल टोटली डिफरेंट होगी, और इसका नेम होगा 1-to-3 अरेंजमेंट, या इसको हम कहते हैं ए बी सी अरेंजमेंट, ठीक है। तो ये आपके पास डिफरेंट तरह की अरेंजमेंट थी, जिससे हमें क्या पता चला, इनकी लेयर्स की अरेंजमेंट का पता चला। तो उम्मीद है बच्चों ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो इससे हमारे पास ये दो तरह की अरेंजमेंट थी कि आपके पास पहले फर्स्ट लेयर थी, फिर उसके ऊपर आपने सेकंड लेयर रखी। सेकंड लेयर रखने से दो तरह की स्पेसिस डिप्रेशन क्रिएट हुए, जिसमें एक में से आपको ग्राउंड नजर आ रहा है और एक में से आपको लेयर नजर आ रही है फर्स्ट बॉल की। तो जब आपने इस वाले डिप्रेशन को खत्म किया है, तो ये एग्जैक्टली किसके ऊपर आ गई, फर्स्ट लेयर पे। इसको हमने कहा ए बी अरेंजमेंट, और ये टाइप कहलाती है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट। लेकिन अगर आप इसको कवर करते हैं, जो कि आपके पास कौन से डिप्रेशन है बच्चों, जिसमें से आप फर्स्ट लेयर की जो है स्पेसिस उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं, तो ये टोटली खत्म हो जाती है, और ये न्यू लेयर की अरेंजमेंट आती है, पिंक कलर की बॉल, जो फर्स्ट से भी नहीं मिलती, सेकंड से भी नहीं मिलती। तो इसको हम कहते हैं ए बी सी अरेंजमेंट, या 1-to-3 अरेंजमेंट। और अगर इस तरह की अरेंजमेंट आ जाए तो ये स्ट्रक्चर कहलाता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्यूब क्लोज पैकिंग को देखते हैं कि जब आपने इसको फिट किया था, तो ये भी आपको बताया कि ये एबीसी है, इसको हम 1-to-3 अरेंजमेंट कहते हैं, और इसको हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट का भी नाम देते हैं। इसी तरह जब आप थर्ड लेयर की बॉल रख सकते हैं, तो इसमें फोर्थ, सेवंथ और जो 10th लेयर है, वो भी एक दूसरे के आमने सामने आ जाती हैं। तो हेक्सागोनल पैकिंग के अंदर आपने क्या देखा था, जिसमें मैंने आपको ए बी अरेंजमेंट का नाम बता दिया था, और इसको हम 1-to-1-2 या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग भी कहते हैं। और ये बॉल जो होती है इसमें थर्ड, फिफ्थ और सेवंथ, ये क्या होती हैं, ये एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने आ जाती हैं। तो ये तो बच्चों आपका टॉपिक था। अगर इसमें से आपको कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में, या आपको कोई बात ना समझ आए, तो आप मोस्ट मोस्ट वेलकम, आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके। इसके बाद बच्चों आपका लास्ट वन टॉपिक आता है, दैट इज नोन एज अ डिटर्मिनेशन ऑफ एवोगैड्रोस नंबर। अब एवोगैड्रोस नंबर आप पढ़ चुके हैं कि ये 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 होता है, और इसको डिटरमिन करना है अगर आपने किसी भी क्यूबिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में, तो आपको दो चीजों का पता होना चाहिए। वन इज वॉल्यूम, किसका, उस क्रिस्टलाइन सॉलिड के 1 ग्राम मोल का। सेकंड उनके एटम और आयन जो कि क्रिस्टल लेटस में अरेंज हुए हुए हैं, उनके दरमियान में कितना डिस्टेंस है। तो अगर आपके पास वॉल्यूम आ जाता है, और वॉल्यूम आप किससे कैलकुलेट करेंगे, हमेशा बच्चों डेंसिटी के फार्मूले से, और स्पेस जो होती है वो हमेशा एक्सरे टेक्नोलॉजी के जरिए डिटरमिन की जाती है।
अब इस बात को अंडरस्टैंड करवाने के लिए बच्चों उन्होंने आपको एग्जांपल दिया है लिथियम फ्लोराइड की। लिथियम फ्लोराइड की जो क्रिस्टल होती है, इसकी अरेंजमेंट होती है प्रिमिटिव क्यूबिक। ये होता है जी इसका लिथियम फ्लोराइड का स्ट्रक्चर, जिसके अंदर इसकी अरेंजमेंट प्रिमिटिव क्यूबिक होती है। अब ये आपकी बुक में बच्चों एक एग्जांपल सॉल्व हुई भी है, इसमें आपको उन्होंने स्टेटमेंट में डेंसिटी दे दी है और आपको डिस्टेंस एक्सरेज के जरिए फाइंड आउट करके दे दिया है, और कहा गया है कि इस मेथड से आप क्या डिटरमिन करें, इसका एवोगैड्रोस नंबर डिटरमिन करें। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि चूंकि लिथियम क्लोराइड है तो लिथियम की मास 7 होती है, तो यहाँ 6.9 है, इसको आप राउंड ऑफ करके 7 भी लिख सकते हैं। फ्लोरीन की मास 18.9 लिखें या राउंड ऑफ करके 19 लिख लें तो भी ठीक है। उन दोनों को आप प्लस करेंगे तो यहाँ से इनकी मास आ जाएगी। ये हमने क्यों निकाली, क्योंकि हमको पता है कि डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम के इक्वल होती है, ठीक है। और वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, जब डेंसिटी इसकी जगह पर आ जाएगी। तो मास मास क्या थी बच्चों, फार्मूला मास जो कि 25 आती है और डेंसिटी इसकी 2.65 है। इस पर डिवाइड करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास वॉल्यूम। यही आपको स्टार्ट में बताया था कि अगर आपने एवोगैड्रोस नंबर डिटरमिन करना है तो सबसे पहले आपको वॉल्यूम का पता होना जरूरी है। तो वॉल्यूम हमने किससे निकाला, डेंसिटी के मेथड से, और स्पेसिंग जो थी वो उन्होंने हमें किससे फाइंड आउट करके दी, दैट इज योर एक्स रेज टेक्निक। अब यहाँ देखिए बच्चों, इस पूरे मेथड से आपको क्या मिला, वॉल्यूम मिल गया। अब आप जानते हैं बच्चों कि कोई भी क्यूब हो, क्यूब की लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों इक्वल होती हैं, लेकिन अब हमें पूरे क्यूब की नहीं, हमें सिर्फ एक एज की चाहिए। तो एज की निकालने के लिए फर्ज किया कि अगर ये क्यूब की 3 साइड्स हैं, तीनों साइड में आपको पता होगा सेम वैल्यू होगी, तो इसको अगर आपने एक की निकालना है तो इन तीनों का आपने क्या ले लेना है, क्यूबिक रूट। तो इन द सेम वे कि हमारे पास ये जो वॉल्यूम आया था ये पूरे क्यूब का था, तो आपने एक का निकालना है तो आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर वो स्क्वायर रूट लेंगे 3 टाइम्स, और ये जो है वो फिर आपकी एक साइड की एक एच की क्यूब की क्या आ जाएगा, लेंथ आ जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद आपने देखा कि बच्चों जो लिथियम आयन होते हैं और जो फ्लोराइड आयन होते हैं, इनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग द एज लेंथ बाय द डिस्टेंस बिटवीन दीज आयंस। के अगर आपने इनके दरमियान में डिस्टेंस निकालना है और उनका डिस्टेंस जो है वो कितना आता है, जो आपको एक्सरेज टेक्निक ने इसकी स्टेटमेंट में आपको दिया हुआ है कि अगर आप इसकी लेंथ को डिवाइड कर दें किसके साथ, इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है, तो इससे आपको क्या पता चल जाएगा कि एक एज लेंथ में कितने आयंस अरेंज हुए हुए हैं। तो बच्चों ये आपके एक एज लेंथ के क्या आ जाते हैं, आयंस आ जाते हैं। तो चूंकि बच्चों ये एक साइड के आएंगे, और अगेन आपको ये क्यूब वाली एग्जांपल समझाया था कि अब आपने ओवरऑल होल क्रिस्टल लेटस की फाइंड आउट करनी है। तो जब होल क्रिस्टल लेटस की फाइंड आउट करनी है तो बच्चों आपने इसका क्या ले लेना है, इसका वापिस स्क्वायर क्यूब ले लेना है। तो जब आपने वापिस इसी वैल्यू का क्यूब लेना है तो क्यूब लेके आपके पास ये होल क्रिस्टल लेटस के नंबर ऑफ आइंस आ जाते हैं, लिथियम आयन एज वेल एज फ्लोराइड आयन। तो इसके बाद चूंकि आप लोगों ने बच्चों आगे फिर फर्दर ये देखा था कि चूंकि क्यूब के अंदर एक एवोगैड्रोस नंबर फॉर लिथियम आयन एंड फ्लोराइड आयन के लिए आपने निकालना है, यानी एक लिथियम आयन में कितने एवोगैड्रोस नंबर है और एक फ्लोराइड आयन में कितने हैं। तो ओवरऑल ये 2 आयन है, तो इस पूरे आंसर को आप 2 से डिवाइड कर दें तो बच्चों ये आंसर आपका एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल आ जाता है। और ये आपका मेथड था जिसके जरिए आपने फाइंड आउट कर लिया एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यूज को। तो ये बच्चों आपका लास्ट टॉपिक था चैप्टर नंबर 4 का, जिसको हमने इंशाल्लाह आज कंप्लीट कर लिया है। तो एक्सरसाइज इंशाल्लाह मैं आपको कल जो है वो इसकी पोस्ट कर दूंगी, फिर आपको इसकी कंप्लीट हो जाएगा आपका ये चैप्टर। तो बच्चों आज के टॉपिक के हवाले से अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो मोस्ट वेलकम, आप पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।